चैप्टर 5 लेसन 5 अमीर आविष्कार करते हैं। पैसा। अक्सर वास्तविक दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोग होशियार नहीं बल्कि साहसी होते हैं। कल रात मैंने लेखन से एक ब्रेक लिया और एक टीवी कार्यक्रम देखा जो एक युवा आदमी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इतिहास पर था। बेल ने अपना टेलीफोन पेटेंट कराया था और उसके आविष्कार की मांग इतनी अधिक थी कि उसे बड़ी कंपनी की ज़रूरत थी। उस समय के विशालकाय कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास वह गया और उनसे पूछा कि क्या वे उसका पेटेंट और उसकी छोटी कंपनी खरीदेंगे। उसने पूरे पैकेज के लिए $1 लाख मांगे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उस पर हंसी उड़ाई और उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि कीमत हास्यास्पद है। बाकी इतिहास है। एक $1 बिलियन का उद्योग उभरा और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी के बाद शाम की खबरें आ गईं। खबरों में एक स्थानीय कंपनी में फिर से छंटनी की खबर थी। कर्मचारी गुस्से में थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी का स्वामित्व अनुचित है। लगभग 45 साल की उम्र के एक बर्खास्त प्रबंधक ने अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ कारखाने में था और गार्डों से विनती कर रहा था कि उसे मालिकों से बात करने दे ताकि वे उसकी बर्खास्तगी पर पुनर्विचार करें। उसने हाल ही में एक घर खरीदा था और उसे खोने का डर था। कैमरे ने उसकी याचना पर ध्यान केंद्रित किया ताकि पूरी दुनिया देख सके। नीडलेस टू से, यह मेरी ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से पेशेवर रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है और एक पुरस्कृत भी। यह एक परेशान करने वाला पेशा भी है क्योंकि मैंने हजारों व्यक्तियों को पढ़ाया है और मैं हम सभी में एक चीज़ सामान्य देखता हूँ जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हम सभी में अपार संभावनाएं हैं और हम सभी उपहारों से धन्य हैं। फिर भी जो चीज़ हमें रोकती है वह है आत्मसंदेह की कुछ मात्रा। ये तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हम में से अधिकांश जानते हैं कि यह कॉलेज की डिग्रियों या अच्छे ग्रेड्स की बात नहीं है। अकादमिक के बाहर की वास्तविक दुनिया में ग्रेड से ज़्यादा कुछ और चाहिए होता है। मैंने इसे कई नामों से सुना है: हिम्मत, हौसला, साहस, धृष्टता, चालाकी, साहसिकता, दृढ़ता और प्रतिभा। ये तत्व, चाहे इसे जो भी नाम दिया जाए, अंततः किसी के भविष्य को स्कूल के ग्रेड से कहीं अधिक निर्धारित करता है। हम में से प्रत्येक के अंदर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और साहसी चरित्र है। उस चरित्र का विपरीत पहलू भी है, जो आवश्यक होने पर घुटनों के बल गिरकर विनती कर सकते हैं। वियतनाम में एक साल मरीन कोर पायलट के रूप में बिताने के बाद मैंने अपने अंदर के दोनों चरित्रों को अंतरंग रूप से जान लिया। एक दूसरे से बेहतर नहीं है। फिर भी एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा कि अत्यधिक डर और आत्मसंदेह व्यक्तिगत प्रतिभा के सबसे बड़े नकारात्मक तत्व थे। यह मेरे दिल को तोड़ देता था कि छात्र उत्तर जानते थे, फिर भी उत्तर पर कार्य करने का साहस नहीं करते थे। अक्सर वास्तविक दुनिया में होशियार लोग नहीं बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपकी वित्तीय प्रतिभा को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ साहस की भी आवश्यकता होती है। यदि डर बहुत मजबूत है तो प्रतिभा दब जाती है। अपनी कक्षाओं में मैं छात्रों को जोखिम उठाने, साहसी होने और अपने डर को शक्ति और प्रतिभा में बदलने की जोरदार सिफारिश करता हूँ। ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और दूसरों को डरा देता है। मैंने यह महसूस किया है कि ज़्यादातर लोगों के लिए जब ये पैसे के विषय में आता है तो वे सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। मुझे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा है: जोखिम क्यों उठाएं? मैं अपनी वित्तीय IQ क्यों विकसित करूं? मुझे वित्तीय साक्षर क्यों बनना चाहिए? और मेरा उत्तर होता है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास अधिक विकल्प हों। आगे बड़े बदलाव आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे और लोग होंगे। हर साल बिल गेट्स जैसे सैकड़ों लोग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सफल कंपनियां दुनिया भर में बनेंगी। और साथ ही अधिक दिवालिया, छंटनी और डाउनसाइजिंग भी होंगी। तो अपनी वित्तीय IQ विकसित करने की क्यों परवाह करें? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल आप ही दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि मैं खुद क्यों करता हूं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यह सबसे रोमांचक समय है जीवित रहने का।
मैं परिवर्तन का स्वागत करना चाहता हूं बजाय उसे डरने के। मैं लाखों कमाने के लिए उत्साहित होना चाहता हूं बजाय ये चिंता करने के कि वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। हम जिस समय में हैं, वह हमारे विश्व के इतिहास में एक बहुत ही रोमांचक समय है। भविष्य में पीढ़ियां इस समय को देखकर कहेंगी कि यह कितना रोमांचक युग था। ये पुराने का अंत और नए का जन्म था। यह उथल पुथल से भरा था और यह रोमांचक था। तो अपनी वित्तीय आईक्यू विकसित करने की क्यों परवाह करें? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये समय आपके लिए भयावह होगा। यह एक समय होगा जब कुछ लोग साहसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जबकि अन्य पुराने जीवन रक्षक उपकरणों से चिपके रहेंगे। 300 साल पहले भूमि धन थी, तो जो व्यक्ति भूमि का मालिक था वह धन का मालिक था। बाद में धन कारखानों और उत्पादन में था और अमेरिका प्रभुत्व में आया। उद्योगपति धन का मालिक था। आज धन जानकारी में है, और जिस व्यक्ति के पास सबसे समय पर जानकारी होती है वही धन का मालिक होता है। समस्या यह है कि जानकारी प्रकाश की गति से दुनिया भर में फैलती है। नया धन भूमि और कारखानों की तरह सीमाओं में बंद नहीं किया जा सकता। बदलाव तेज और अधिक नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। साथ ही वे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आप वेब पर कैश फ्लो क्लासिक खेल सकते हैं और जान सकते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका महत्व नहीं समझते। इस महिला ने कुछ महत्वपूर्ण सीखने का अवसर खो दिया। प्रारंभिक दौर में उसने एक डूडेड कार्ड निकाला जिसमें नाव थी। पहले तो वह खुश हुई, ओह, मेरे पास एक नाव है। फिर जब उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके आय विवरण और बैलेंस शीट पर संख्याएं कैसे काम करती हैं, तो वह निराश हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं आया था। उसकी बाकी टेबल ने इंतजार किया जबकि उसकी दोस्त आय विवरण, बैलेंस शीट और मासिक नकदी प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करती रही। अचानक जब उसे समझ में आया कि संख्याएं कैसे काम करती हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नाव उसे खा रही थी। बाद में खेल में उसे भी नौकरियों से निकाला गया और एक बच्चा हुआ। यह उसके लिए एक भयानक खेल था। कक्षा के बाद उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि वह परेशान थी। वह निवेश के बारे में सीखने के लिए कक्षा में आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि एक मूर्खतापूर्ण खेल खेलने में इतना समय लग गया। उसकी दोस्त ने उसे अपने भीतर झांकने के लिए कहा कि क्या खेल ने किसी भी तरह से उसे प्रतिबिंबित किया है। उस सुझाव पर महिला ने अपने पैसे वापस करने की मांग की। उसने कहा कि यह विचार कि एक खेल उसका प्रतिबिंब हो सकता है, हास्यास्पद है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह चली गई। 1984 से मैंने लाखों कमाए हैं बस वही करके जो स्कूल सिस्टम नहीं करता। स्कूल में अधिकांश शिक्षक व्याख्यान देते हैं। एक छात्र के रूप में मुझे व्याख्यान से नफरत थी। मैं जल्दी ऊब जाता था और मेरा मन भटक जाता था। 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशनों के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया और आज भी मैं इन उपकरणों पर निर्भर करता हूं। मैं हमेशा वयस्क छात्रों को खेलों को उनके ज्ञान और सीखने की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली हैं। शिक्षक के व्याख्यान देने के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जो सिर्फ आपके लिए कस्टम मेड है। वह महिला जो कक्षा छोड़कर गई थी कि दोस्त ने बाद में मुझे एक अपडेट देने के लिए कॉल किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त ठीक थी और शांत हो गई थी। उसकी शांति की अवधि में वह खेल और उसके जीवन के बीच कुछ मामूली संबंध देख सकी। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, उनके पास अन्य सभी कल्पनाशील चीजें थीं। वह अपने तलाक के बाद गुस्से में थी, दोनों इसलिए क्योंकि वह एक छोटी महिला के साथ भाग गया था और इसलिए भी क्योंकि 20 साल की शादी के बाद उनके पास संपत्ति के रूप में बहुत कम था। उनके पास विभाजित करने के लिए वस्तुतः कुछ भी नहीं था। उनके 20 साल की शादीशुदा जिंदगी अविश्वसनीय रूप से मज़ेदार थी, लेकिन उन्होंने केवल 1 टन डूडल्स जमा किए थे। खेल व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं।
वे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली हैं। उसे एहसास हुआ कि संख्याएं, आय विवरण और बैलेंस शीट को करने में उसकी नाराजगी उसके उन्हें न समझने के कारण उसके शर्मिंदगी से आई थी। उसने माना था कि वित्त का काम आदमी का था। उसने घर को बनाए रखा और मनोरंजन किया और उसने वित्त को संभाला। अब वह काफ़ी निश्चित थी कि उनकी शादी के अंतिम 5 वर्षों में उसने उससे पैसे छिपाए थे। वह खुद पर गुस्से में थी कि वह ये देखने में अधिक जागरूक नहीं थी कि पैसे कहाँ जा रहे थे, साथ ही वह दूसरी महिला के बारे में नहीं जानती थी। बोर्ड गेम की तरह, दुनिया हमें हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया दे रही है। अगर हम अधिक ध्यान दें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले, मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर ने मेरी पैंट को छोटा कर दिया होगा। मेरी पत्नी ने धीरे से मुस्कुराया और मेरे पेट में मुझे चुभाया ताकि मुझे ये बता सके कि पैंट सिकुड़ी नहीं थी। कुछ और बढ़ गया था। मैं कैश फ्लो गेम को हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका उद्देश्य आपको विकल्प देना है। अगर आप नाव कार्ड खींचते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्प निकाल सकते हैं? यही खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को विभिन्न वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचने और नए विकल्प बनाने की शिक्षा देना। दुनिया भर में हजारों लोगों ने इस खेल को खेला है। जो खिलाड़ी सबसे जल्दी रैट रेस से बाहर निकलते हैं, वे लोग हैं जो संख्याओं को समझते हैं और जिनके पास रचनात्मक वित्तीय दिमाग होते हैं। वे विभिन्न वित्तीय विकल्पों को पहचानते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और गणनात्मक जोखिम लेते हैं। जो लोग सबसे अधिक समय लेते हैं वे लोग होते हैं जो संख्याओं से परिचित नहीं होते और अक्सर निवेश की शक्ति को नहीं समझते। कुछ लोग कैश फ्लो खेलते समय खेल में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है। भले ही उनके पास पैसा हो, बाकी सभी लोग उनसे आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं। और यह वास्तविक जीवन में भी सच है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वे वित्तीय रूप से आगे नहीं बढ़ते। वेब पर कैश फ्लो क्लासिक खेलें, www.richdad.com। खेल खेलने से आपने अपने असली व्यवहार के बारे में क्या सीखा? अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने के समान है। मेरा एक दोस्त है जो अब 3 नौकरियां करता है। वर्षों पहले, वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर था। जब स्थानीय चीनी बागान बंद हुआ, तो कंपनी जिसमें वह काम करता था, बागान के साथ नीचे चली गई। उसके दिमाग में, उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या ये थी कि वह एक समान नौकरी नहीं पा सका जो उसकी पुरानी कंपनी से उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। नतीजतन, वह वर्तमान में जिन नौकरियों पर काम कर रहा है, उसके लिए वह अति योग्य है, इसलिए उसका वेतन कम है। अब वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलते समय लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि सही अवसर कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वास्तविक जीवन में ऐसा करते हैं। वे सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। मैंने लोगों को सही अवसर कार्ड प्राप्त करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास अधिक पैसा होता तो वे रैट रेस से बाहर निकल जाते। इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं वास्तविक जीवन में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। वे सभी शानदार सौदों को देखते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और मैंने लोगों को एक शानदार अवसर कार्ड खींचते, उसे जोर से पढ़ते और यह नहीं जानते देखा है कि यह एक शानदार अवसर है। उनके पास पैसा है, समय सही है, उनके पास कार्ड है, लेकिन वे उनके सामने दिख रहे अवसर को नहीं देख पाते। वे ये देखने में विफल होते हैं कि यह उनके रैट रेस से बाहर निकलने की वित्तीय योजना में कैसे फिट बैठता है। और मैं ऐसे लोगों को बाकी सभी के मुकाबले ज़्यादा जानता हूँ। अधिकांश लोगों के सामने जीवन का अवसर चमकता है और वे इसे देखने में विफल होते हैं। 1 साल बाद, वे इसके बारे में पता लगाते हैं, जब बाकी सभी अमीर हो चुके होते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है बस अधिक विकल्प होना। अगर आपके रास्ते में अवसर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं?
अगर आपके गोद में एक अवसर गिरता है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक आपसे बात नहीं करेगा, तो आप अवसर को अपने पक्ष में काम करने के लिए और क्या कर सकते हैं? अगर आपकी धारणा गलत है और जिस पर आपने भरोसा किया है वह नहीं होता है, तो आप एक नींबू को लाखों में कैसे बदल सकते हैं? यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। यह उतना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। ये वित्तीय समस्याओं को हल करने में आप कितने रचनात्मक हैं। अधिकांश लोग केवल एक ही समाधान जानते हैं: कड़ी मेहनत करो, बचाओ और उधार लो। तो आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता क्यों बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप उस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी खुद की किस्मत बनाता है। आप जो भी होता है उसे लेते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि किस्मत बनाई जाती है जैसे कि पैसा बनाया जाता है। और अगर आप किस्मतदार होना चाहते हैं और कड़ी मेहनत करने के बजाय पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सही चीज़ के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। यह आपके यात्रा शुरू करने से पहले सभी ट्रैफिक लाइटों के 5 मील तक हरी होने का इंतजार करने जैसा है। किशोरावस्था में माइक और मुझे अक्सर मेरे अमीर पिताजी द्वारा बताया गया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर पिताजी हमें कभी कभी याद दिलाते थे कि हम पहले दिन जब हम एक साथ आए और प्लास्टर ऑफ पेरिस से पैसा बनाने लगे थे, पैसे का रहस्य कितना करीब आया था। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, वे कहते थे। अमीर पैसा बनाते हैं। जितना अधिक आप सोचते हैं कि पैसा वास्तविक है, उतनी ही कठिन मेहनत आप करेंगे। अगर आप इस विचार को समझ सकते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बनेंगे। यह क्या है? माइक और मैं अक्सर वापस पूछते थे। अगर पैसा वास्तविक नहीं है तो यह क्या है? ये वही है जो हम इसे मानते हैं, अमीर पिताजी कहते थे। हम सभी की सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह अनायास ही भारी धन बना सकता है। एक अप्रशिक्षित दिमाग भी अत्यधिक गरीबी पैदा कर सकता है, जो पीढ़ियों तक एक परिवार को कुचल सकता है। सूचना युग में पैसा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ व्यक्तियों को कुछ भी नहीं से हास्यास्पद रूप से अमीर बनते हुए देखा जा रहा है, बस विचारों और समझौतों से। अगर आप कई लोगों से पूछें जो स्टॉक्स या अन्य निवेशों का व्यापार करते हैं, तो वे इसे हर समय होता हुआ देखते हैं। अक्सर लाखों अचानक से कुछ भी नहीं से बनाए जा सकते हैं। और कुछ भी नहीं से मेरा मतलब है कि कोई पैसा का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये समझौते के माध्यम से किया गया था। एक ट्रेडिंग पिट में एक हाथ का संकेत, टोरंटो में एक ट्रेडर की स्क्रीन से लिस्बन में एक ट्रेडर की स्क्रीन पर एक झलक, खरीदने के लिए मेरे ब्रोकर को एक कॉल और एक पल बाद बेचने के लिए एक कॉल। पैसा हाथ नहीं बदला, समझौतों ने बदला। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए, तो ये बहुत अधिक धन कमा सकता है। तो अपने वित्तीय प्रतिभा को क्यों विकसित करें? इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने अपनी इस बुद्धिमत्ता को क्यों विकसित किया है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। न कि इसलिए कि मुझे इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि मैं ऐसा चाहता हूं। यह एक आकर्षक सीखने की प्रक्रिया है। मैं अपनी वित्तीय आईक्यू इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं। और अपनी छोटी सी क्षमता में मैं इस अभूतपूर्व मानवता के विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। वह युग जहां मनुष्य केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, न कि अपने शरीर से। इसके अलावा ये वही है जहां सारा एक्शन है। ये हो रहा है, ये रोमांचक है, ये डरावना है, और यह मज़ेदार है। इसीलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता में निवेश करता हूं, अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति का विकास करता हूं। मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं जो निडरता से आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट गए हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण दूंगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स, एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी।
मैं एक टीवी शो देख रहा था जब एक वित्तीय योजनाकार आया और उसने बर्बादी और निराशा की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी कि पैसे बचाएं, हर महीने $100 अलग रखें। उसने कहा, 40 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, हर महीने पैसे बचाना एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, वह विकल्प जिसे अधिकांश लोग अपनाते हैं। समस्या यह है, ये व्यक्ति को वास्तव में क्या हो रहा है, ये देखने से अंधा कर देता है। यह उन्हें अपने पैसे की बहुत अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए बड़े अवसरों को खोने का कारण बनता है। दुनिया उन्हें पार कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, उस समय अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए ये सही बाजार स्थिति है। मेरे पैसे का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउस में था। मेरे पास नकदी की कमी थी। क्योंकि लोग संपत्तियां दे रहे थे, मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं निवेश कर रहा था। किम और मेरे पास $1 मिलियन से अधिक नकद था जो एक तेजी से बढ़ते बाजार में काम कर रहा था। ये निवेश करने का सबसे अच्छा अवसर था। अर्थव्यवस्था खराब थी। मैं इन छोटे सौदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वे घर जो कभी $1 लाख थे अब $75,000 थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंटों के साथ खरीदारी करने के बजाय, मैंने दिवालिया वकील के कार्यालय या कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर खरीदारी शुरू कर दी। इन खरीदारी स्थानों में $75,000 का घर कभी कभी $20,000 या उससे भी कम में खरीदा जा सकता था। $2,000 के लिए, जो मुझे 90 दिनों के लिए $200 के लिए एक मित्र से उधार लिया गया था, मैंने एक वकील को डाउन पेमेंट के रूप में एक कैशियर का चेक दिया। जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, मैंने एक विज्ञापन चलाया जिसमें केवल $60,000 में $75,000 का घर और बिना पैसे के डाउन पेमेंट का विज्ञापन किया गया। फ़ोन जोर से और भारी बजा। संभावित खरीदारों की स्क्रीनिंग की गई और एक बार जब संपत्ति कानूनी रूप से मेरी हो गई, तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की अनुमति दी गई। यह एक फीडिंग उन्माद था। घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 प्रोसेसिंग शुल्क मांगा, जिसे उन्होंने खुशी खुशी सौंप दिया, और एस्क्रो और टाइटल कंपनी ने वहां से काम संभाल लिया। मैंने अपने दोस्त को $2,000 वापस कर दिए और अतिरिक्त $200 भी। वह खुश था, घर का खरीदार खुश था, वकील खुश था और मैं खुश था। मैंने $60,000 में एक घर बेचा था जिसकी कीमत मुझे $20,000 थी। $40,000 मेरे एसेट कॉलम में खरीदार के प्रमिसरी नोट के रूप में बने थे। कुल कार्य समय 5 घंटे। अब जब आप अधिक वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं और संख्याओं को पढ़ने में कुशल हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे का आविष्कार करने का एक उदाहरण क्यों है। इस मंदी के बाजार के दौरान किम और मैं अपने खाली समय में इनमें से 6 सरल लेन देन करने में सक्षम थे। जबकि हमारे पैसे का अधिकांश हिस्सा बड़ी संपत्तियों और स्टॉक मार्केट में था, हम उन 6 खरीदे, बनाए और बेचें लेन देन में $1,90,000 से अधिक की संपत्ति 10% ब्याज पर नोट बनाने में सक्षम थे। इससे लगभग $19,000 प्रति वर्ष की आय होती है, जिसका अधिकांश हिस्सा हमारी निजी कंपनी के माध्यम से शेल्टर किया गया था। उस $19,000 प्रति वर्ष का अधिकांश हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राओं, बीमा, क्लाइंट्स के साथ डिनर और अन्य चीज़ों के लिए जाता है। जब तक सरकार उस आय पर टैक्स लगाने का मौका पाती है, तब तक ये कानूनी रूप से अनुमत प्री टैक्स खर्चों पर खर्च हो चुका होता है। ये पैसे के आविष्कार, निर्माण और वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके संरक्षित करने का एक सरल उदाहरण था। अपने आप से पूछें, $1,90,000 बचाने में कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपको आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा? और प्रमिसरी नोट 30 वर्षों के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे कभी भी $1,90,000 का भुगतान नहीं करेंगे। अगर वे मुझे मूलधन का भुगतान करते हैं तो मुझे कर देना होगा, और इसके अलावा $19,000 जो 30 वर्षों में भुगतान किया जाता है, वह आय में $5 लाख से अधिक है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो क्या होता है? ऐसा होता है, और यह अच्छी खबर है। वह $60,000 का घर वापस लिया जा सकता है और $70,000 में फिर से बेचा जा सकता है,
और एक और $2,500 लोन प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एकत्र किया जा सकता है। नए खरीदार के दिमाग में यह अभी भी एक शून्य डाउन लेन देन होगा और प्रक्रिया जारी रहेगी। पहली बार जब मैंने घर बेचा तो मैंने $2,000 वापस कर दिए, इसलिए तकनीकी रूप से मेरे पास लेन देन में कोई पैसा नहीं है। मेरी निवेश पर वापसी रॉय अनंत है। ये बिना पैसे के बहुत सारा पैसा बनाने का एक उदाहरण है। दूसरे लेन देन में जब फिर से बेचा गया तो मैंने अपनी जेब में $2,000 डाले होते और ऋण को 30 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया होता। अगर मुझे पैसा बनाने के लिए पैसे का भुगतान मिला तो मेरा रॉय क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से 40 वर्षों तक कम ब्याज अर्जित करने के लिए $100 प्रति माह बचाने से बेहतर है। और फिर आपको ब्याज पर कर देना होता है। ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। ये सुरक्षित हो सकता है लेकिन ये स्मार्ट नहीं है। कुछ साल बाद जैसे जैसे फीनिक्स रियल एस्टेट मार्केट मजबूत हुआ, वे घर जो हमने $60,000 में बेचे थे $1,10,000 के हो गए। फोरक्लोजर के अवसर अभी भी उपलब्ध थे लेकिन दुर्लभ हो गए। उन्हें खोजने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति, मेरा समय, खर्च हुआ। हजारों खरीदार उपलब्ध कुछ सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। आगे बढ़ने और एसेट कॉलम में डालने के लिए अन्य अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे उन टिप्पणियों को अधिक बार सुनने को मिलता है जितना, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं? गणित सरल है। आपको अलजेब्रा या कैलकुलस की आवश्यकता नहीं है। और एस्क्रो कंपनी कानूनी लेन देन और भुगतानों की सेवा को संभालती है। मेरे पास छतें ठीक करने या शौचालय को अनप्लग करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मालिक वह करते हैं। यह उनका घर है। कभी कभी कोई भुगतान नहीं करता है और यह शानदार है क्योंकि देय शुल्क होते हैं या वे बाहर चले जाते हैं और संपत्ति फिर से बेची जाती है। अदालत प्रणाली उस पर संभालती है और यह आपके क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। बाजार की स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दिखाता है कि एक साधारण वित्तीय प्रक्रिया कैसे सैकड़ों हजारों डॉलर बना सकती है, कम पैसे और कम जोखिम के साथ। ये केवल एक समझौता के रूप में पैसे का एक उदाहरण है। कोई भी हाई स्कूल शिक्षा वाला इसे कर सकता है, फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग मानक सलाह सुनते हैं, कड़ी मेहनत करें और पैसे बचाएं। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। 1. कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स भरें, जो बचे उसे बचाएं। आपकी बचत फिर 5% कमाएगी, जिस पर भी टैक्स लगेगा। 2. अपने वित्तीय बुद्धिमत्ता को विकसित करें, अपने दिमाग की शक्ति और संपत्ति का उपयोग करें। पहले विकल्प में $1,90,000 बचाने में कितना समय लगेगा? समय आपके सबसे बड़े संसाधनों में से एक है। मुझे अक्सर माता पिता से सुनने को मिलता है, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यह अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? उपरोक्त निवेश रणनीति एक छोटे उदाहरण के रूप में दी गई है, जो दिखाती है कि कैसे छोटी चीज़ें बड़ी बन सकती हैं। मेरे अनुभव ने साबित किया है कि एक मजबूत वित्तीय आधार जरूरी है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होता है। मैंने पहले भी कहा है और दोहराना उचित है, वित्तीय बुद्धिमत्ता 4 मुख्य तकनीकी कौशल पर आधारित है। 1. लेखा जोखा अकाउंटिंग, ये वित्तीय साक्षरता है, यानी नंबर पढ़ने की क्षमता। 2. निवेश इन्वेस्टिंग, ये पैसे को पैसा बनाने की विज्ञान है। 3. बाजारों को समझना अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यह आपूर्ति और मांग की विज्ञान है। 4. कानून द लॉ, ये लेखा जोखा, कंपनी, राज्य और संघीय नियमों की जानकारी है। इन कौशलों का संयोजन आपको धन प्राप्ति के लिए जरूरी है, चाहे आप छोटे घर, अपार्टमेंट, इमारतें, कंपनियां, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कीमती धातुएं या अन्य में निवेश कर रहे हों। कुछ वर्षों बाद रियल एस्टेट मार्केट में सुधार आया और सभी लोग इसमें निवेश करने लगे। मैं रियल एस्टेट बेचने लगा और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। याद रखें कि निवेश आते जाते हैं। बाजार ऊपर जाता है और नीचे आता है। अर्थव्यवस्थाएं बेहतर होती हैं और फिर गिरती हैं। दुनिया हर
दिन आपको अवसर देती है, लेकिन अक्सर हम उन्हें देखने में असमर्थ होते हैं। जैसे जैसे दुनिया और प्रौद्योगिकी बदलती है, अवसर भी बढ़ते हैं, जो आपके परिवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मेरे निवेश की कहानियां बताने का उद्देश्य सिर्फ उदाहरण देना है, जो ये दिखाते हैं कि कोई भी अच्छी वित्तीय शिक्षा के साथ समृद्ध हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप वही करें जो मैंने किया, बल्कि यह है कि आपको भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जीवन भर विकसित करने से आप अधिक अवसरों को देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको बुरी डील से बचने और अच्छी डील्स को सही बनाने में मदद करती है। मैं अपने निवेश के लिए मुख्यतः रियल एस्टेट और छोटे कैप स्टॉक्स का उपयोग करता हूं। रियल एस्टेट मेरी आधारशिला है, जबकि छोटे कैप स्टॉक्स तेजी से वृद्धि के लिए हैं। उदाहरण के तौर पर 1989 में मैंने एक छोटे से घर को $20,000 कम में खरीदा और एक साल बाद उसे $95,000 में बेचा। इस लाभ का उपयोग मैंने एक बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग में किया। समय के साथ मैंने इन संपत्तियों की बिक्री से काफ़ी लाभ प्राप्त किया। मुख्य बात यह है कि छोटे निवेश भी बड़े बन सकते हैं यदि आप सही वित्तीय शिक्षा और रणनीतियों का उपयोग करें। इस विचार को समझने के लिए यहाँ दो प्रमुख बिंदुओं को सरल हिंदी में समझाया गया है। 1. यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये जुए जैसा नहीं है। यदि आप केवल पैसे डालते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ये जुआ बन जाता है। मुख्य बात यह है कि अपनी तकनीकी जानकारी, समझ और खेल के प्रति प्रेम का उपयोग करें ताकि जोखिम को कम किया जा सके। वित्तीय बुद्धिमत्ता से आप जोखिम को कम कर सकते हैं और सफल होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करने की सलाह देता हूं। दो प्रकार के निवेशक होते हैं। प्रकार 1, जो पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। यह आसान तरीका है, जैसे कंप्यूटर खरीदना। प्रकार 2, जो निवेश बनाते हैं। ये लोग उन अवसरों को पहचानते हैं जो दूसरों से छूट जाते हैं और अक्सर बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। प्रकार 2 के निवेशक बनने के लिए आपको 3 मुख्य कौशल विकसित करने की जरूरत है। 1. अवसर पहचानें, दूसरों से छूटे हुए मौके को देखना सीखें। उदाहरण के लिए, एक पुराना घर खरीदना और उसमें छुपे अवसरों को पहचानना। 2. पैसा जुटाना, बैंक के बिना पैसे जुटाने के तरीके सीखें। बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण अवसर चूक जाते हैं, लेकिन अगर आप पैसे जुटाने में सक्षम हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। 3. समझदार लोगों को संगठित करें, उन लोगों से सलाह लें या उन्हें काम पर रखें जो आपसे अधिक समझदार हों। अंततः जोखिम हमेशा रहेगा, इसलिए जोखिम को प्रबंधित करना सीखें।